खबर हजारीबाग से है, जहां कल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा लगाया गया संजीवनी सेवा कुटीर को जिला प्रशासन ने हटा दिया था। संजीवनी सेवा कुटीर तो हट गया, परंतु इससे लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। आपको बता दें, आज हजारीबाग दौरे पे पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है सेवा के भाव से इस कुटीर को स्थापित किया गया था, परंतु राजनीति के कारण उसे वहां से हटाया गया है, जो गलत है। मुख्यमंत्री का मानना है कि ऐसे सेवा भाव से स्थापित कुटीर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट पहुंचता है गरीब से गरीब, भटकते रहता है, इलाज कहाँ होगा कोई नहीं जानता। हमारे लोग लेके जाते हैं। अगर बीमार व्यक्ति ज्यादा लाचार है तो उसको हम लोग खाना खिलाते हैं, दवाई देते हैं, कंबल देते हैं। अगर इमरजेंसी दवाइयां हैं तो इमरजेंसी दवाइयां देते हैं, तब जाके होता है। रोज काफी खर्च होता है हम लोगों को। यहाँ से रिम्स तक ले जाते हैं, वहां भी दलाल भेड़िए की तरह लगे हुए, बेड नहीं मिलता तो हमारे लोग वहाँ बेड देते हैं। तो कौन सा गुनाह किया? आम जन को सुविधा के लिए जो सेवा का कुटीर सेवा होना, जो जानकारी प्राप्त हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी। देखिए, सिर्फ ये हजारीबाग की बात नहीं, पूरे राज्य में आप किसी जिले में जमशेदपुर राजधानी में आप ही टीवी के माध्यम से रिम्स का दिखाते रहते हैं। क्या पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है। किसी के बयान दे देने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली नहीं। देखिए, सेवा करने का बहुत तरीका है, और जहाँ तक समाज सेवा करने की बात है और लोगों को सेवा करने की बात है, उसका बहुत तरीका है, लेकिन आप कानून के दायरे में रह के उसे करेंगे। अगर विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर करना उनको है तो हॉस्पिटल के बाहर में तो दुकान ले लें, वहाँ पर अपना कुटीर लगा दे, लोगों को हेल्प करने का प्रॉब्लम है। आप गवर्नमेंट का जमीन का बिना, सरकारी जमीन का बिना किसी के आदेश का तो वहाँ नहीं लगा सकते, तो गैर कानूनी है ना। अगर आपको सेवा करना है, ब्लॉक में बहुत सेवा करने का काम है, लोग काफ़ी परेशान रह रहे हैं, हम लोग भी उस पर, सरकार हमारी है लेकिन हम देख रहे हैं बहुत लोग परेशान हैं, उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, देखिए लोग परेशान रह रहे हैं, ग्रामीण, वो वहाँ पर व्यवस्था की जरूरत है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक नवजात की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवजात को सांस लेने में तकलीफ थी और उसको घंटों तक एक बेड नहीं मिल पाया। अब बीजेपी ने मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सवाल उठाया। आज से एक हफ्ते पहले मैंने भाजपा मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था, जहां भाजपा की तरफ से यह बताया गया कि झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ हमने 3 रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया था। पहला झारखंड हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, दूसरा कैग रिपोर्ट, और तीसरा मीडिया में आई हुई खबरें। और हमने ये देखा था कि झारखंड में अस्पतालों की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, और खास करके रिम्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज सुबह सुबह अगर आप अखबार खोलेंगे तो आपको एक बहुत ही पीड़ादायक खबर देखने को मिलेगी। खबर है कि एक 4 दिन का बच्चा, एक 4 दिन का जो शिशु है, वो रिम्स में जाता है और उसको बेड नहीं मिलता है, और एम्बुलेंस में ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पलामू क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक नौशाद आलम अंसारी ने गढ़वा समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान गढ़वा पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के साथ समीक्षात्मक बैठक की है, जिसमें विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नक्सल पर अंकुश लगाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण भी किया और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और कार्यालय कार्यों को बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर मीडिया से बातचीत में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए आत्मसमर्पण की नीतियों में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब परिवार के साथ खुले जेल में रहने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि वे नई नीति का लाभ उठाएं। तीनों के फ्रंट पर मेरे को यही कहना है कि अपराध मुक्त वातावरण बनाने का भरसक हम लोगों का प्रयास रहेगा। नक्सल तो बैकफुट पर जा चुके हैं। आपके माध्यम से हम यही आह्वान करेंगे उन लोगों से कि जो लोग विचलित हो गए हैं अपने रास्ते से, जो बचे खुचे हैं, वो लोग भी इसी समाज के अभिन्न अंग हैं। वो लोग अब बाकी जो समय बचा हुआ वो आएँ, और सरकार की जो योजनाएं जो चल रही है, अब घर लौट चले, नई दिशाएं, पुनर्वास नीति,
इसका भरपूर लाभ उठाएं। उन्हीं के साथ में चलने वाले बहुत सारे उनके सहयोगी सहपाठी हर रैंक के लोग हैं जो आज भी हजारीबाग ओपन जेल में बैठ के परिवार बच्चों के साथ अपना जीवन, सुखमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस योजना में मेरे को जो पसंद आया तो सरकार के स्तर से करवाई गई बात को कि पहले जो भी सरेंडर करते वो जेल सीधे जाते थे। भले हम लोग उनके गर्दन में माला दे देते थे, हाथ में बुके दे देते, शॉल दे देते, लेकिन फिर हथकड़ी लगा के हम लोग उनको जेल, जो मेरे को दिल को कचोटता था, हम लोग अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मुख्यालय स्तर से ये मैसेज गया, वहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और सरकार ने इसको सहर्ष स्वीकार किया कि भाई अब जो भी उग्रवादी हों या प्रतिबंधित पार्टियों में से जो लोग भी हो, जिस रैंक के भी हो, अगर वो ये सरेंडर करते हैं, अगर वो लौटते हैं तो उनको बाइज्जत हम लोग जेल न बल्कि ओपन जेल, वो पारिवारिक एक जेल है जिसमें परिवार के साथ है। और वो समय काट करके, वो समय पूरा करके, चूँकि कानून से सब कोई बंधा हुआ है, उतना पीरियड तो आपको गवाही देना है, गवाही कराना है, आपको जो भी अपना पक्ष रखना है वो तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन परिवार के साथ हो। और बाकी वहाँ से निकलिए तो समाज में आइए, क्योंकि आप समाज के बेटा हैं और काम करके झारखंड में योगदान दीजिए। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ चतरा में पिछले कई दिनों से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। सरकार की अनदेखी और वेतन विसंगति समेत अन्य समस्याओं को लेकर नाराज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का यह आंदोलन 9 से 15 जून तक चलेगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बताया कि आंदोलन का पहला चरण 9, 10 और 11 जून को चला, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम करते दिखे। आंदोलन का दूसरा चरण 11 जून को शाम 6 बजे से जिला मुख्यालयों में कैंडल मार्च के रूप में आयोजित किया गया। सबसे पहला तो है कि समान काम के लिए हम लोग को समान वेतन मिलना चाहिए। आउटसोर्सिंग का जो प्रक्रिया है उसको रद्द करना चाहिए। 60 साल के लिए हम लोग को परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगभग 10 साल से ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार से हम लोग को कुछ भी उम्मीद नहीं मिला है कि आगे हम लोग का क्या भविष्य है। छोटा छोटा बच्चा है, इतना कम पेमेंट में हम लोग कितना काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग से इतना काम करवाती है, दिन रात जब बोलती है तब हम लोग को काम करना पड़ता है। महिला हो के काम करते हैं, छोटा बच्चा छोड़ के काम करते हैं, लेकिन उसके आगे फिर हम लोग को पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला जाता है। मुख्य रूप से 4 सूत्री मांग है और इसको लेकर के पिछला 9 जून से हम लोग हड़ताल चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और आज हम लोग का ये चौथा दिन है आंदोलन का, जिसमें एक वैसे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और इसमें मुख्य मांग हमारे हैं जो वित्त विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संविदा एवं एक मुश्त कार्यरत कर्मचारियों के निर्धारित मानदेय का भुगतान सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को किया जाए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान काम के बदले समान वेतन का न्यायादेश पारित है। दूसरी मांग है बिहार सरकार के तर्ज पर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा 60 वर्ष तक सुरक्षित किया जाए। और तीसरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था ठेका प्रथा से मुक्त करते हुए संबंधित विभाग से अधीन संविदा के आधार पर समायोजन किया जाए। और चौथा मांग हम लोग का है झारखंड राज्य के सभी विभागों कार्यालयों में वर्तमान में कार्यरत बल के अनुसार सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पद सक्षम स्तर से स्वीकृत करते हुए कार्यरत कर्मियों की स्वीकृति पद। झरिया में बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ झरिया के व्यवसायियों ने विभिन्न संगठनों के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया और डीवीसी चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। व्यवसायियों ने कहा कि बिजली अधिकारियों की लापरवाही से झरिया में कई दिनों से बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है। डीवीसी अपनी मनमानी कर रही है, अधिकारी सोए हुए हैं। बिजली समस्या के कारण झरिया बाजार की स्थिति खराब हो गई है। व्यवसायियों में बिजली अधिकारियों के प्रति काफी आक्रोश है। डीवीसी के अधिकारी बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार करें, नहीं तो झरियावासी आंदोलन करने सड़क पर उतरेंगे। हाँ, ये आज धरना हम लोग डीवीसी के चेयरमैन सुरेश कुमार के प्रतीक दिए हैं। उनसे बात भी किए थे। उन्होंने कहा कि डीके सिंह से बात कीजिए। 80 MVA का ट्रांसफार्मर उड़ा है और 80 MVA का ट्रांसफार्मर उड़ने के चलते आज हमारे जामाडोबा पावर सप्लाई को ये लोग रोटेशन के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, जिसके चलते आज यहाँ
झरिया की जनता त्रस्त है और व्यवसाय पर असर पड़ रहा है, क्योंकि लाइन रोटेशन ढंग से मिल नहीं रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस हिसाब से कि 80 MVA का ट्रांसफार्मर को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र सरकार हवाबाजी ज़्यादा कर रही है और रियली में वो अंदर से खोखली है। तो हम लोग केंद्र सरकार से भी आगाह करना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि आपके जो ऊर्जा सचिव हैं उनसे तत्काल कहकर 80 MVA का ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराएं, जिससे कि झरिया की जनता को बिजली समस्या से राहत मिल सके। डीवीसी के विरोध में आज हम लोग धरना दिए हैं और डीवीसी का जो मनमानी है उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, जो कि रोटेशन बोल करके बिजली काटा जा रहा है और सभी एरिया में बिजली काट काट के दिया जा रहा है। इससे आम जनता एकदम त्रस्त है, व्यापारियों में रोष है। झरिया के जितने भी संस्थाएं हैं, वस्त्र व्यवसाय संघ है, जिला लघु उद्योग है, चॉकलेट नमकीन पान मसाला संघ है, झारखंड कल्याण समिति है, झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और भी अनेक संस्था है, जिनके लोग सारा हम लोग मिल करके एकत्र हो करके ये धरना दिए हैं। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर समाहरणालय सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की। एसएसपी की यह पहली बैठक थी। बैठक में एसएसपी ने सभी थानेदारों को पिछले मई माह में दर्ज कांडों में कम से कम 20% कांडों को जून के अंत तक निष्पादित कर लेने के निर्देश दिए। अपनी शिकायत लेकर थाना आने वाले आवेदकों को एक थाने से दूसरे थाने का चक्कर नहीं काटना पड़े, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश सभी थानेदारों को दिए गए। एसएसपी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले एक सप्ताह में उनके पास जमीन विवाद से जुड़े कई मामले भी आए हैं। इस पर थानेदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी जमीन दलाल के साथ बैठक नहीं करनी है, उनसे साठगांठ नहीं रखनी है। ऐसा करते पाए जाने पर FIR तक होगी और थानेदारी भी जाएगी। आज माह मई 2025 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें एसपी रूरल, एसपी सिटी, सभी SDPO साहब लोग, सभी DSP साहब, सभी इंस्पेक्टर साहब, सभी थाना प्रभारी, सभी लोग मौजूद थे। इसके अलावा हमारे ऑफिस में जितने शाखा हैं सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। माह मई में टोटल कितना कांड प्रतिवेदित हुआ, उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ, कितने वारंट का निष्पादन किया गया, कितने कुर्की का निष्पादन किया गया, कितने कांड का उद्भेदन हुआ है, कितना कांड का उद्भेदन नहीं हुआ है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन से संबंधित कितने प्रतिवेदन अभी लंबित हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई सभी थाना प्रभारी के साथ में। और सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है और ये बताया गया है, अभी जून का लक्ष्य रखा गया है कि जून में अभी जो मई माह के अंत में जितने कांड लंबित हैं प्रत्येक थाना वाइज, उसमें से कम 20% कांड को निष्पादित करना है जून के अंत तक। और इसके अलावा वारंट में कम से कम 25% उसको कम करना है। किसी प्रकार का कोई आवेदन अगर आता है उस पर त्वरित कार्रवाई करना है। किसी भी पब्लिक को इस थाने से उस थाने या इधर से उधर उनको भगाना नहीं है। जो खास करके पिछले एक सप्ताह में मेरे पास ज़मीन संबंधी बहुत से आवेदन आए हैं, कोई एक ज़मीन दो आदमी को बेच दिया, बेसिकली जो ज़मीन दलाल लोग हैं, ज़मीन माफिया लोग हैं, उनके लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि सभी की सूची बनानी है ताकि सभी पर अग्रतर कार्रवाई हो सके। और कोई भी थाना प्रभारी अगर उनके साथ साठगांठ में या कहीं भी संलिप्तता पाई जाएगी तो सीधे FIR हो जाएगी। और थाना में किसी प्रकार के कोई दलाल, कोई बिचौलिया, कोई माफियागिरी के साथ बैठक नहीं करना है किसी को। इन तमाम चीज़ों का दिशा निर्देश दिया गया है। टारगेट बनाया गया है, टारगेट जून का लक्ष्य रखा गया है ताकि जुलाई में जब भी जुलाई के 2nd वीक तक जब मीटिंग होगा तो जून से संबंधित चर्चा की जाएगी इस टारगेट के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा भी देखा गया है, नॉट ओनली मई बट अप्रैल, मार्च, फरवरी 2025 में भी उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर सुधार नहीं होती है